हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। बच्चों, स्वागत है आपका केके सीए के 11th बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के फर्स्ट सेशन में। बच्चों, 11th में कॉमर्स लिया, कॉमर्स लेने के बाद आप आए हो केके सीए में। इट इज वेरी नाइस थिंग, आपने ऐसा क्लास सिलेक्ट किया जहां पे आपको सिखाने के लिए है चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। वन ऑफ द रीजन आई बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट अर्ली, सीए बनने का वन ऑफ द रीजन ये था बिकॉज आई स्टार्टेड माय करियर विद सीए ओनली। बच्चों, आपका अगर बड़ा विजन है, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो डेफिनेटली बड़े का हाथ पकड़ना तो बनता है बॉस। इसलिए इट इज वेरी नाइस इनिशिएटिव कि आप पहली बार तो केकेसीए तक आए। सेकेंड थिंग, 11th में आपने कॉमर्स लिया। कॉमर्स जिसका स्कोप बहुत बड़ा है। अगर आप गूगल पे भी सर्च कर लो कि आज के डेट में इंडिया में किस फील्ड के लिए ज्यादा स्कोप है, तो यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स में बहुत सारी फील्ड है और बहुत सारे ऑप्शन है फ्यूचर में। नॉर्मली आपने सुना होगा कि 11th के बाद 12th के बाद करके क्या कर लेंगे भाई, बीकॉम करोगे, बीबीए करोगे, बस एक दो कोर्सेस है, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कॉमर्स के बारे में। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये कि जिसका मैथ्स अच्छा है उसने ही कॉमर्स में जाना चाहिए। अगर आपका मैथ्स वीक है तो कॉमर्स आपके लिए बना हुआ नहीं है। अरे भाई, किसने बोला ऐसा? ये अफवाह फैलाने वाले लोग एक बार हमें मिलने चाहिए। मैं उनको मिलना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, मैथ्स ये सब्जेक्ट कहीं पे भी कंपलसरी नहीं है, कहीं पे भी कंपलसरी नहीं है। अगर आप सिर्फ सीए करना चाहते हो, इवन सीए में सिर्फ और सिर्फ एक जो फर्स्ट लेवल होती है सीए फाउंडेशन की, एक बार अगर आप सीए फाउंडेशन क्रैक कर लो, वापस आपको कॉमर्स मैथ्स ये सब्जेक्ट कहीं पे भी नहीं है। अगर बात करें 11th 12th की, फिलहाल यहाँ पे भी मैथ्स ऑप्शन है। इवन अगर हम बात करें ग्रेजुएशन की, बीकॉम बीबी, अगर आप ग्रेजुएशन जो भी करो वहां पे भी मैथ्स ऑप्शनल होता है। तो मैथ्स कंपलसरी है ही नहीं। जिस सब्जेक्ट के डर के वजह से कॉमर्स में लोग नहीं आते, वो सब्जेक्ट कंपलसरी है ही नहीं है। तो डरना किस बात से है? ठीक है, तो कॉमर्स से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक सब्जेक्ट कंपलसरी है कॉमर्स में, जिसका नाम है अकाउंट्स। तो बच्चों, जैसे आपने बोला होगा घर वालों को कि भाई हम अभी 11th का कॉमर्स का लेक्चर अटेंड करने वाले, अकाउंट्स का लेक्चर अटेंड करने वाले हैं। मतलब बोला तो अकाउंट से जाता है, लेकिन अकाउंट से सब्जेक्ट का नाम थोड़ा सा बड़ा है। जैसे कि आप देख सकते हो, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, 11th में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इस नाम का एक सब्जेक्ट है। अब सवाल ये आता है कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी इसका मतलब क्या? ठीक है, हमें तो इतना ही पता है कि हम 11th के अकाउंट्स के लेक्चर के लिए बैठे हैं। 11th का अकाउंट्स का सेशन है, लेकिन ये बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी मतलब क्या? बच्चों, सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे। 11th और 12th दोनों भी ईयर में सेम सब्जेक्ट, मतलब कंटेंट अलग है, ऑफकोर्स सब्जेक्ट का नाम सेम है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी पहली बात तो समझना बहुत जरूरी है फ्रॉम डे वन। आपका आज पहला दिन है कॉमर्स के लिए, अकाउंट्स के लिए, तो आपको अभी से आपका अकाउंट्स का बेस मजबूत बनाना है। बच्चों, अगर बिल्डिंग बड़ी खड़ी करनी है, अगर आपने देखा होगा जितने ज्यादा फ्लोर की बिल्डिंग बनाई जाती है, जितनी बड़ी बिल्डिंग, लंबी बिल्डिंग होती है, उतना ही नीचे तक फाउंडेशन उसका पहले बनाया जाता है, फिर जाके वो बिल्डिंग खड़ी होती है, राइट। तो नाउ दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर योर फाउंडेशन। ये आपका फाउंडेशन बनाया जा रहा है, आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने का एक स्टेप है अकाउंट्स। अकाउंट्स के लिए इतना इंपॉर्टेंस क्यों? सर बाकी लेक्चर, बाकी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? अरे नहीं बच्चों, में ऐसा कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सा कम इंपॉर्टेंट, लेकिन बस इसका इंपॉर्टेंस क्यों है मैं ये बताऊंगा। इससे कंपैरिजन नहीं करना है किसी सब्जेक्ट से। अकाउंट्स के सब्जेक्ट आपको 11th में है, अकाउंट के सब्जेक्ट आपको 12th में है। अगर आप सीए करना चाहो या सीए में जो प्रोफेशनल कोर्सेस है, तो उसमें फाउंडेशन लेवल में भी अकाउंट है, इंटरमीडिएट में भी अकाउंट है, और फाइनल लेवल में भी अकाउंट है। हर लेवल में, हर सब्जेक्ट में, कॉमर्स में जहां पे भी जाओगे, अकाउंट्स भरा ही भरा है।
अगर आप ग्रेजुएशन कर लो, बीकॉम बीबीए जैसा कोर्सेज कर लो, या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी बहुत सारी होती है कॉमर्स फील्ड में आने के बाद, तो वहां पे भी अकाउंट्स भरा हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें, एमबीए एमकॉम जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है उसमें भी अकाउंट्स भरा हुआ है, हर साल भरा है। तो अकाउंट्स आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला, बस आप अकाउंट्स का साथ में छोड़ो। आज अकाउंट्स का साथ पकड़ा है, आज अकाउंट्स का आपने हाथ पकड़ा है, जब तक है जान, नहीं नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो गया जान नहीं, जब तक है कॉमर्स, जब तक है कॉमर्स, जब तक है एजुकेशन, तब तक कॉमर्स आपका, अकाउंट्स आपका साथ निभाएगा। बट मेक श्योर दिस कि भाई, आपने सुना होगा ना कि एक साइड से प्यार था लेकिन दूसरे साइड से बेवफाई हो गई। ऐसा रिश्तों में होता होगा, रियलिटी में ह्यूमंस के साथ होता होगा, लेकिन पढ़ाई के केस में मार्क माय वर्ड्स, अगर आप सच्ची मोहब्बत करोगे तो अकाउंट्स कभी आपसे बेवफाई नहीं करेगा। आपकी जितनी सच्ची मोहब्बत होगी उतना रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। जितने आप कंसेप्चुअल स्टडी करोगे, जितना आप फोकस करोगे नॉलेज पे, उतना अकाउंट्स आपको स्कोर देगा, उतना अकाउंट्स आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। बेसिकली अगर आप सिर्फ अच्छे मार्क्स मिलाना चाहते हो तो यू आर एट रॉन्ग प्लेस। हम सिर्फ आपको ज्यादा मार्क्स मिलाना नहीं सिखाते बच्चों। अगर आपको पता होगा, कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया, 12th का सिलेबस रिड्यूस किया, 11th का सिलेबस रिड्यूस किया। बट जो भी बैचेस हमने कंडक्ट की है, जो भी बैचेस हमने कंडक्ट किए, फुल सिलेबस के साथ कंडक्ट किए। किसी का सिलेबस, हमें पता है 25% सिलेबस रिड्यूस्ड है, बट एट द टाइम ऑफ टीचिंग, टीचिंग के टाइम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, 100% सिलेबस सिखाया है, 100% फीस लिया है, 100% सिलेबस सिखाया है। इसका रीजन क्या है, एग्जाम में तो नहीं पूछने वाले, फिर क्यों सिखा रहे सर, छोड़ दो ना, बच्चों की जान लेंगे क्या। बच्चों आज जान जाएगी, फ्यूचर में नहीं जाएगी। आज मेहनत करोगे तो फ्यूचर में काम में आएगा। हमारा टारगेट शॉर्ट टर्म है ही नहीं। अगर सिर्फ 11th करना है, 12th करना है, ग्रेजुएशन करके बस घर पे बैठना है, तो आपको क्लास की कोई जरूरत नहीं है। हमारी एजुकेशन सिस्टम इतनी जोरदार है कि आपको पास करवाने के लिए ही है। पास तो आप हो ही जाओगे यार। मतलब जैसे एग्जाम कैंसिल होते जा रही है, कोरोना की वजह से एग्जाम कैंसिल हो गई, घर पे बैठे बैठे एक तो ऑनलाइन एग्जाम ले लिया, नहीं तो एग्जाम कैंसिल कर दिया, तो गवर्नमेंट को तो पास करना ही है। सिर्फ अगर पास होना इंटेंशन होगा, सिर्फ अगले स्टैंडर्ड में जाना है, तो अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो अभी के अभी स्टॉप कर दो, अलविदा, बाय बाय, टेक केयर। लेकिन अगर आप फ्यूचर में कुछ करियर करना चाहते हो, खुद के पैर पे खड़े होने चाहते हो कि नहीं भाई मुझे कॉमर्स में करियर बनाना है, खुद का नाम बनाना है, ब्रांड बनाना है, घर घर पे कितना भी पैसा होने दो, वेदर यू आर फ्रॉम पुअर फैमिली, मिडिल क्लास, रिच क्लास, डजंट मैटर एट ऑल। अगर आपको खुद की आइडेंटिटी बनानी है एजुकेशन फील्ड में, एजुकेशन से डिग्री से आइडेंटिटी बनानी है, तो यू आर एट द राइट प्लेस, तो आप सही जगह पे हो। दिस इज द प्लेस, द डेस्टिनेशन, अपना टैगलाइन है बच्चों के केसीए का, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। तो आप इस डेस्टिनेशन पे आए जहां से आपका सक्सेस बिगिन हो रहा है, और सक्सेस बिगिन हो रहा है फिलहाल आज के फर्स्ट सेशन से, जो है अकाउंट्स का, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। स्टेप बाय स्टेप बच्चों मैं आपको सब कुछ चीजें बताऊंगा, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है। लेकिन क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट सेशन में अगर मैंने ज्यादा डोज दे दिया तो आप भाग न जाओ या फिर कॉमर्स को डर न जाओ। इसलिए मैं एकदम होले होले आज सिर्फ हम ये देखेंगे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट तो कि अकाउंटिंग साइकिल ये कंसेप्ट देखेंगे कि क्या होता है, और साथ ही साथ हम देखेंगे सिलेबस ओवरव्यू। एग्जैक्टली 11th के कॉमर्स में जो अकाउंट्स का सिलेबस है, सिलेबस एग्जैक्टली है क्या, मतलब इसमें क्या क्या कवरेज होने वाला है, क्या क्या सिखाया गया है। लेट्स सी बच्चों, एक एक चीज देखते हैं। तो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ नोट्स, कोई टेंशन नहीं अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है नहीं है, बस तन मन धन, धन तो बाद में देना, धन बाद में दे देना, फिलहाल तन और मन ये दोनों लेके आप लेक्चर में बैठ जाओ। तन धन देने के लिए आपके पेरेंट्स बैठे, पेरेंट्स पैसे देने के लिए रेडी, बस आपका तन मन डेडिकेशन पूरी तरीके से फोकस आपका स्क्रीन पे होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी, मैं आपके साथ बुक शेयर कर रहा हूँ, और बुक आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, यस, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये आपके 11th का जो बुक है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बहुत अच्छे से फ्रेम किया गया है। पहले जो बुक्स आते थे ब्लैक एंड व्हाइट टाइप्स, ठीक है, जेरॉक्स वगैरह निकाल लो या ओरिजिनल ले लो, कुछ फर्क ही नहीं भाई, पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आता। लेकिन आप देख सकते हो एकदम कलरफुल अच्छे से बुक बनाया है कि आपको पढ़ने की इच्छा हो। सीबीएसई टाइप वगैरह बुक्स बनाए हुए हैं, ठीक है। और आपको सीबीएसई नहीं, ये तो महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन, इनका बुक है, बट इट इज वेरी गुड, कलरफुल, अट्रैक्टिव, पढ़ने में भी मजा आएगा। और पढ़ने में मजा क्यों नहीं आएगा, अगर आप केकेसीए से सीख रहे हो, फिर वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, पढ़ने में मजा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सिलेबस ओवरव्यू की बात करते ही मैं पहुंच गया इंडेक्स पे, लेकिन इंडेक्स देखने से पहले मैं आपको अकाउंटिंग साइकिल सिखाना चाहता हूँ। बेसिकली अकाउंटिंग सब्जेक्ट आया क्यों और कैसे आया, ठीक है, एक एक चीज हम देखते हैं। हमारे सिलेबस में अकाउंट्स ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब
अकाउंट से सब्जेक्ट दिया है, इसका रीजन क्या है? बेसिकली जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, अब मैं एक इंग्लिश वर्ड यूज करते जाऊंगा और उस इंग्लिश वर्ड का मीनिंग आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? हर word का कन्वर्जन आपको नहीं बताया जाएगा, तो ये कोई डिक्शनरी वाला क्लास नहीं है कि अकाउंट्स को मराठी में क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे। हमें उसका मीनिंग समझना है, उसको ट्रांसलेशन नहीं समझना, समझ रहे हो? ट्रांसलेशन नहीं सिखाया जाएगा, मीनिंग सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले मैंने एक वर्ड यूज किया, ट्रांजैक्शन। जो डेली लाइफ में ट्रांजैक्शंस होते हैं, अब सवाल आया ट्रांजैक्शन मतलब क्या? सीधी सी बात है बच्चों, आप अभी लेक्चर अटेंड कर रहे हो, मतलब आपने अभी 11th में एडमिशन लिया, तो आपने बुक्स वगैरह परचेस किए होंगे, ठीक है? तो आप शॉप में गए, स्टेशनरी शॉप में, और आपने बोला कि मुझे फॉर एग्जांपल 1 डजन, एक डजन 12 बुक चाहिए, ठीक है? साथ में 11th के सब टेक्स्ट बुक वगैरह जो भी हो गए सब्जेक्ट के, कॉमर्स के जो जो सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट के टेक्स्ट बुक दे दो, ठीक है? तो आप शॉप में गए, आपने स्टेशनरी परचेस किया और इन रिटर्न उसके बदले में आपने 1000 रुपीज पे किए। ये क्या हुआ? ट्रांजैक्शन। ये हुआ ट्रांजैक्शन, लेन देन। बच्चों टेक्निकल डेफिनेशन में आज नहीं बता रहा, आज हमारा पहला दिन है, हमें बस समझना है। वो डेफिनेशन जो है, सेक्शन वेक्शन जो भी रहेगा दिया हुआ, किसने डेफिनेशन दी है, उनका नाम, ये सब कुछ बुक में दिया हुआ है और हम पढ़ने भी वाले हैं। फिलहाल जस्ट ऐसा समझ लो कि आपका बड़ा भाई आपसे बातें करने आया है, आपको समझाने आया है, बस आपको समझ लेना है। लेमैन लैंग्वेज, लेमैन इन द सेंस कॉमन लैंग्वेज, जो हर किसी ह्यूमन को, कि वेदर यू आर फ्रॉम कॉमर्स और नॉट, आप पहला दिन है तो आपको भी सब समझे, वो हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? टेक्निकल वर्ड में ज्यादा यूज नहीं करूंगा। तो मैं बात करता हूँ ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। सपोज मैंने किसी को मैं अभी क्लास में जहाँ पे आया, ट्रैवलिंग करके आया यहाँ पे और टैक्सी से आया, मैं टैक्सी वाले को 50 रुपीज दे दिए, ये हो गया ट्रांजेक्शन, ठीक है? या फिर खुद की व्हीकल लेकर आया तो पेट्रोल डाल दिया, 50 रुपीज का पेट्रोल डाल दिया, तो ये भी हो गया ट्रांजेक्शन। अगर मैं शॉप में बैठा हूँ, कोई कस्टमर आया और उसने मेरे से कुछ खरीद के लेकर गया, तो मेरे लिए तो मतलब मेरे साइड से सोचे तो सेल हुआ ना, मैंने गुड सेल किए, मेरे लिए इनकम है, ये भी हुआ ट्रांजेक्शन। भाई अभी क्लासरूम में बैठा था, कुछ पेरेंट्स आए तो उनको चाय पानी का खर्चा किया, ब्रेकफास्ट वगैरह दिया कुछ, उसके लिए मान लो कि 100 रुपीज लग गए, ये हुआ ट्रांजेक्शन। तो जहां पे कुछ ना कुछ लेन देन हो रही है बच्चों, लेन देन इन द सेंस इट इज नॉट नेसेसरी कि फिजिकली कुछ लेन देन हो। जैसे कि आप मुझे फीस पे कर रहे हो, किस चीज के लिए? आपको क्या मिला मेरे साइड से? बच्चों आप बताओ, आप मुझे फीस पे कर रहे हो, आपको उसके बदले में क्या मिला? बोलो भाई। नॉलेज। नॉलेज। नॉलेज मिला, एग्जैक्टली exactly. आप नॉलेज के लिए पे कर रहे हो, डेफिनेटली नोट्स के लिए तो नहीं पे कर रहे, ठीक है ना? बच्चों चलो चलो मैंने आपको नोट्स दे भी दिया, नोट्स का खर्चा कितना होगा? 500 रुपए पर स्टूडेंट, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। अच्छा एकदम मैंने कलर प्रिंट वगैरह नोट्स दे दिया तो 500 रुपए खर्चा। लेकिन आपसे अगर मैंने 5000 रुपए चार्ज किए, 500 रुपए के नोट्स दिए, तो आप एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे रहे हो? मेरे नॉलेज के लिए, मेरे टाइम के लिए, मेरे सर्विस के लिए। तो ट्रांजैक्शन लेन देन का मतलब जरूरी नहीं कि हमारे पास कोई फिजिकल थिंग आए, जहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, इधर हम पैसे दे रहे हैं या हमें पैसा मिल रहा है या फिर फ्यूचर में पैसा देने वाले, इट इज नॉट ऑल्सो नेसेसरी कि पैसे इमीडिएटली दे दे। बच्चों जिसे हम ट्रांजैक्शन को उधारी बोलते हैं, उधारी मतलब उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो उधारी की बात करें तो हम क्या करते हैं, शॉप में गए कुछ खरीद के लाए, जब सामने वाले ने पैसे मांगे तो बोल दिया, क्या बोल दिया? अभी पापा घर पे नहीं है, जब आएंगे तो पैसे दे दूंगा, राइट? और सामने वाला दे भी देता है। अगर आप किसी विलेज में रहते हो, आपकी अच्छी पहचान है वगैरह पेरेंट्स की और उनके, तो दे मिल भी जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको स्टेशनरी मिल गई, आपने पैसा नहीं दिया, स्टिल इट इज ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब ऐसा नहीं होता कि इमीडिएटली कैश देना है, ठीक है? तो ट्रांजेक्शन के बेसिकली दो कैटेगरी है, एक है मॉनिटरी ट्रांजेक्शन और दूसरा है नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। बच्चों मॉनिटरी मतलब क्या लगता है आपको? नाम पढ़ के क्या लगता है मॉनिटरी? इसमें क्या होगा? मनी इंक्लूडेड। क्या बात है, ये हुई ना बात। चलो एग्जैक्टली आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जितना एक्टिव रहोगे क्लास में उतना ज्यादा नॉलेज गेन करोगे, ज्यादा से ज्यादा गलती होगी ना।
अरे कहाँ पे मार पड़ेगी, वर्चुअली किधर मार रहे हैं हम मैं आपको, वर्चुअली वो भी स्कोप नहीं, मार भी नहीं पड़ सकती, बस डांट पड़ सकती है उतना ज्यादा से ज्यादा, उससे आगे तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना। सो आपने आंसर दिया, वेरी गुड, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जहां पे मनी इन्वॉल्व है। तो जिस ट्रांजेक्शन में मनी इन्वॉल्व है उस ट्रांजेक्शन को बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, में मनी का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। मतलब जो जो ट्रांजेक्शंस आप मनी में एक्सप्रेस कर सको, जो ट्रांजेक्शंस आप मनी में एक्सप्रेस कर सकते हो, इसे बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, ठीक है। और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, सीधी सीधी बात, इसके अपोजिट रहेगा, मनी इज नॉट इन्वॉल्व। इस ट्रांजेक्शन में मनी इन्वॉल्व ही नहीं है, मनी है ही नहीं, मनी का रोल ही नहीं है, ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं नॉन मॉनेटरी, ठीक है। सर फिर वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब जो उधारी वाला ट्रांजेक्शन बोला बच्चों मैंने, कि मैं स्टेशनरी मतलब शॉप में गया, 1000 का स्टेशनरी परचेस करके आया और मैंने उनको बोला अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 8-10 दिन में आपको पैसे दे दूंगा। आप ही मुझे बताओ ये ट्रांजेक्शन मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी? मॉनिटरी। क्या बात, पैसा आया भी नहीं गया भी नहीं, फिर भी दिल से आवाज आ रही है, सर ये ट्रांजेक्शन मॉनेटरी है, एंड योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, ये ट्रांजेक्शन मॉनेटरी है। सर कैसे, आपने तो अभी बताया मनी इन्वॉल्व चाहिए, बच्चों मनी इन्वॉल्व होना इसका मतलब ऐसा नहीं कि इमीडिएट मनी इन्वॉल्व, वो ट्रांजैक्शन आपको अगर मनी में एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इंडिया में हो तो रुपीज, फॉरेन में हो तो डॉलर, जो भी करेंसी है अगर आप करेंसी में वो एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो वो होता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के दो सब टाइप्स, एक है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ओके। कॅश बोले तो रोख, त्याला मराठीत म्हणतात ना रोख व्यवहार, मतलब क्या, सीधी सीधी बात, एक हाथ दे एक हाथ ले, ये स्टेशनरी ले पैसा दे, खत्म किस्सा, ये हो गया कैश ट्रांजैक्शन। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में जब आपने इमीडिएट पेमेंट नहीं किया, ओके, कैश ट्रांजैक्शन जहां पे इमीडिएट पेमेंट हो रहा है या फिर रिसीट हो रही है, मतलब जरूरी नहीं ना हर टाइम हम पैसा ही देंगे हमें भी तो पैसा मिल सकता है, अगर हमारा खुद का बिजनेस है तो इमीडिएट रिसीट मिल गया, इमीडिएट पैसा मिल गया, तो ये भी हो गया कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। मतलब अगर हम वो स्टेशनरी शॉप वाले के पॉइंट से अगर सोचे तो डेफिनेटली कैश ट्रांजेक्शन, उसके लिए रिसीट है ना, हमारे साइड से एक्सपेंस है लेकिन उसके लिए तो रिसीट है, ठीक है। सो इमीडिएट पेमेंट या रिसीट हुआ तो कैश ट्रांजेक्शन। और अगर आपने पेमेंट को पोस्टपोन किया, पेमेंट पोस्टपोन हुआ, पोस्टपोन कितना हुआ इसका कोई लिमिट नहीं मेरे भाई, वो आप मतलब कस्टमर आया उसने बोला बस कल पैसे देता हूँ, बस वो कल कभी नहीं आता, इट डिपेंड्स ऑन कस्टमर टू कस्टमर, उसका कल कब आएगा, कल को शायद 2 महीने में आएगा, 6 महीने में आएगा, 10 महीने में आएगा, वॉट एवर द सिचुएशन इज, 1 घंटा हो या 1 साल, अगर आपने ट्रांजेक्शन के टाइम अगर आपने पेमेंट पोस्टपोन किया फ्यूचर टाइम के लिए तो ये हो गया क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन क्या होता है भाई, नॉन मॉनेटरी मतलब सीधी सीधी बात, इसको दूसरा एक नाम है बार्टर ट्रांजेक्शन, बार्टर, ज्याला मराठीत म्हणतात वस्तु विनिमय, ठीक है। सर आपने तो बोला कि आप ट्रांसलेशन नहीं बोलोगे और आप ही सब कुछ मराठी में बता रहे हो, अरे बच्चों मुझे भी दो पांच वर्ड याद है मराठी वाले, वो बता देता हूँ, बाकी अपने को भी मराठी में नहीं जमता, ठीक है। तो जो भी है मैं आपको बस एक्सप्लेन करूंगा। तो our point is barter transaction means exchange of goods against goods, barter transaction का मीनिंग है exchange of goods exchange of goods against goods। आज के डेट में तो शायद ही ये बार्टर ट्रांजैक्शन होता होगा, लेकिन वंस अपॉन अ टाइम बच्चों जब करेंसी नहीं थी, जब करेंसी नहीं थी दुनिया में, जब करेंसी नहीं थे बच्चों, आज के डेट में इंडियन रुपीज सबके पास है रुपीज, फिर आपके पास चिल्लर होगी या नोट होगी फर्क नहीं पड़ता, आपके पास पैसे है,
तो पैसे अगर है तो सब ट्रांजैक्शन पैसे में एक्सप्रेस किए जाते हैं। लेकिन जब करेंसी नहीं थे, राजा महाराजा के जमाने में, पहले राज मुद्राएं आई, लेकिन उसके भी पहले अगर हम देखें तो मनी जब नहीं था तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था। मतलब सीधी सी बात है, फॉर एग्जाम्पल मेरे खेत में टोमेटो आए, ठीक है, और मुझे चाहिए मिल्क, तो मिल्क वाले को बोलूंगा भाई मुझे 1 लीटर मिल्क दे दे, उसके बदले में मैं 1 kg तुझे टोमेटो दे दूंगा, ठीक है। सो इट इज जस्ट एन एग्जांपल। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते थे, बट वहां पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स, एक गुड्स आया दूसरा गुड्स गया। यहाँ पे ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, ना कोई ट्रांजैक्शन हम पैसे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो पैसा है ही नहीं वहां पे। जहाँ पे पैसा है ही नहीं तो ये होता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, बोले तो बार्टर ट्रांजैक्शन। और ये जो बार्टर ट्रांजैक्शन है ये अकाउंट्स में कहीं पे भी नहीं आता, अकाउंट्स में है ही नहीं। मतलब हम जितना अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं ना, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम साल भर, तो ये बार्टर ट्रांजैक्शन कहीं पे भी नहीं है। इट इज जस्ट अ कंसेप्ट यहाँ पे खत्म, पॉइंट खत्म, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ हमने देखा ट्रांजैक्शन के बारे में। अब ट्रांजैक्शन के बाद चलो मानो ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। आप शॉप में बैठे थे, एक तो आप शॉप में बैठे थे इन द सेंस आप सेलर हो, ठीक है, या फिर आप शॉप में गए तो आप कस्टमर हो गए। तो फिलहाल हम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। इसका रीजन भी है कि ये पूरा सब्जेक्ट ही बिजनेसमैन के लिए बना है मेरे भाई, कस्टमर के लिए नहीं बना। कस्टमर की अकाउंटिंग कौन करेगा भाई, हम बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे, तो बिजनेस की अकाउंटिंग के लिए सब्जेक्ट बना है। तो आज से, अभी से, इस मोमेंट से खुद को बिजनेसमैन समझो। खुद को बिजनेसमैन समझोगे तो ये सब्जेक्ट समझने में आसानी हो जाएगी। अगर आप खुद को कस्टमर सोचते रहोगे या फिर खुद को एम्प्लॉय समझोगे तो ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है। तो हम कौन है भाई, बिजनेसमैन। तो बीइंग अ बिजनेसमैन ट्रांजैक्शन हुआ, देखो बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, दिन भर में 100 ट्रांजैक्शन तो होते होंगे। 100 कैसे, मतलब मैं छोटे नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहा हूँ बच्चों, नॉर्मल छोटे बिजनेस की बात कर रहा हूँ। मान लो दिन भर में 100 ट्रांजैक्शन में सब कुछ आता है ना, परचेस किया, हमने परचेस किया, हमने किसी को गुड्स बेच दिए, हमने सैलरी पे किया, कस्टमर के लिए चाय पानी मंगवाया, लाइट बिल पेड किया, रेंट पे किया, हर कोई चीज ट्रांजैक्शन होती है। तो दिन भर में 100 ट्रांजैक्शन कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ऐसे इंटू साल में 365 डेज, चलो 5 दिन दुकान बंद रख लिया, 360 दिन हो गए। ट्रांजैक्शन कितने हो गए, 36,000। कितने ट्रांजैक्शन हो गए। मान लो अगर मैं क्रेडिट पे भी गुड्स सेल करता हूँ, मतलब उधारी पे, ठीक है ना, क्रेडिट बेसिस पे अगर मैं गुड्स कस्टमर को सेल करता हूँ, भाई ह्यूमन माइंड को लिमिटेशन में क्या क्या याद रखूंगा, क्या क्या चीजें आप याद रख सकोगे, लिमिटेशन है। अगर छोटा सा बिजनेस है ना, सिर्फ 4-5 कस्टमर है तो चलो मैं याद भी रख लूंगा, लेकिन साल भर में अगर 36,000 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो ऑफकोर्स ह्यूमन माइंड इतना कुछ सब कुछ याद नहीं रख सकता। इसलिए ये ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं पे हमें लिख के रखने पड़ेंगे। ट्रांजैक्शन हमें लिख के रखने पड़ेंगे, बोले तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, रिकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। जितना मैं आपको जानता हूँ सर क्या बात कर रहे हो, हम अभी अभी तो मिले सर, पहला ही तो लेक्चर है। अरे बच्चों पहला लेक्चर है, फिर भी मैं आपको जितना जानता हूँ मुझे पता है आप खुद भी अकाउंटिंग करते हो। हाँ सर क्या मजाक कर रहे, आज तक नहीं किया सर हमने ऐसा कुछ। बच्चों आपको सपोज मम्मी ने 200 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपीज दिया पॉकेट मनी, 500 रुपीज पॉकेट मनी दिया। एक तो आपको डेली बेसिस पे मिलता होगा तो अलग बात, अगर नहीं भी मिलता होगा एटलीस्ट आप कभी ना कभी टूर पे गए होगे, ट्रिप पे गए होगे स्कूल के, तो आपको 500-1000 रुपए दिए होंगे खर्चा करने, बराबर। तो जब आप घर पे आए तो मम्मी ने हिसाब पूछा होगा, नहीं मतलब ऐसा नहीं कि दरवाजे में पूछा होगा पहले हिसाब पे, ऐसा नहीं, लेकिन जब भी हिसाब पूछा होगा तो आपने बताया होगा मम्मी आपने 500 रुपए दिए थे, उसमें 100 रुपीज का मैंने मुझे गेम वहां पे अच्छा था मैंने गेम खेल लिया, 50 रुपीज में मैंने कुछ समोसा वड़ा पाव जो भी था खा लिया, उसके बाद मेरा रिचार्ज करना था 100 रुपए का, मैंने रिचार्ज करवा लिया, 250 हो गए। एक मुझे पेन वहां पे पसंद आया 50 का, वो ले लिया, 300 रुपए खर्चा, 200 रुपए ये रहे। तो ये क्या था, ये भी तो अकाउंटिंग था। अरे अकाउंटिंग लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं। आपके पास छोटी सी डायरी होगी, डायरी में लिखते होगे, लेकिन हाँ भाई समझ सकते हैं 21st सेंचुरी में आ चुके हैं तो डायरीज कम हो गई है आज के डेट में डायरी यूज करना। तो शायद से आप नोटबुक के लास्ट पेज पे लिखते होगे। नोटबुक का लास्ट पेज तो एकदम क्रिएटिव पेज होता है, जो भी लिखना है साला नोटबुक के लास्ट पेज पे लिखते हो, तो वहां पे आप लिख सकते हो। या फिर अगर आपके पास मोबाइल होगा पहले से तो कोई नोट्स जो होता है, नोट्स नाम का फंक्शन, वहां पे लिख के रखते हो, बराबर। भाई कोई कोई व्हाट्सएप में सेंड करके रखता है, भाई कोई दोस्त है अच्छा बेस्ट फ्रेंड लग रहा है, भाई मैं तुझे सेंड करके रखूंगा मुझे टाइम पे याद आना चाहिए। तो लिखने के तरीके अलग अलग है,
लिखने के तरीके अलग अलग है, फिर वो डिजिटल लिखना हो या नोटबुक पे लिखना हो, डायरी पे लिखना हो, पन्ने पे लिखना हो, कहीं ना कहीं पे हो, रिकॉर्डिंग तो हर इंसान करता है। रिकॉर्डिंग तो हर इंसान करता है। तो साला हम कॉमर्स में आके क्या करेंगे अलग? अगर आप किसी पान वाले शॉप पे मतलब रेगुलर कस्टमर हो और उसको जाके पूछो भाई मेरी कितनी उधारी है, 2 मिनट में बता देगा सर आपसे 320 रुपए लेने हैं। अरे भाई, तूने कॉमर्स किया है क्या? तेरा कुछ सीए वगैरह हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, सीए का इतना रेपुटेशन डाउन नहीं करते पान वाले की दुकान के साथ कंपेयर करके। तो पान वाला बोल रहा है नहीं साहब जी कहाँ पे इतना पढ़े, हम तो बस ससुरा 5वीं पढ़े हैं और हम दुकान डाल के बैठे, काहे का कॉमर्स, हमें तो कॉमर्स का होता है पता भी नहीं। ठीक है, कॉमर्स का होता है पता भी नहीं, फिर भी उसको अकाउंटिंग आ रहा है, फिर भी उसको हिसाब रखते आ रहा है, फिर भी उसको पता है कि आपकी उधारी, आपने जो भी पान उनसे लिए हैं 320 रुपए देने, हाउ इज इट पॉसिबल मैन, हाउ इज इट पॉसिबल? अगर उसने कॉमर्स नहीं किया तो पॉसिबल कैसे है? मैं आपको वही बोल रहा हूँ बच्चों, रिकॉर्डिंग कोई भी कर सकता है। आप तो कॉमर्स में अभी अभी आए, स्कूल टाइम से लिखते आ रहे हैं ना, हिसाब लिखते आ रहे हैं, मतलब रिकॉर्डिंग तो कर रहे हो। आपकी मम्मी हाउस वाइफ जो है, मतलब हाउस वाइफ होगी, वर्किंग होगी, जो भी होगी, उन्होंने एजुकेशन कुछ भी लिया हो, हिसाब उनको आज भी रखते हैं, राइट? तो रिकॉर्डिंग तो कोई भी कर सकता है। हम अकाउंटिंग में सीखने वाले हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग बच्चों, रिकॉर्डिंग और सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। और हम एक डायरी, एक नोटबुक, एक रजिस्टर जहां पे सब कुछ लिख के रखेंगे, उस बुक को बोलते हैं जर्नल। उस बुक को बोलते हैं जर्नल। जर्नल इज अ बुक जहां पे हम एंट्री लिख के रखेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहला लेक्चर है जो इजी है, जो आपको भेजे में घुसेगा, उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। चलो ट्रांजैक्शन कर लिया मैंने, एक बुक में लिख लिया जर्नल में। बच्चों, जर्नल में कितने ट्रांजैक्शन लिखे हमने साल भर में? 360 डेज इंटू 100 बोले तो 36,000, बराबर। 36,000 ट्रांजेक्शन चलो मैंने लिख के रखे। हुआ ऐसा, शॉप में बैठा था मैं मस्त, सुबह सुबह एकदम फ्रेश मूड में कस्टमर का वेट कर रहा था। वन ऑफ द कस्टमर केम टू मी, और कस्टमर ने बोला सेठ जी देखो तो जरा अपना कितना बैलेंस है, मैं मतलब मैं पैसे वगैरह लेके आया हूँ, सैलरी हुई है, तो कितना बैलेंस है देखो, तो मैं पैसे देने के लिए आया। मैंने बोला रुको भाई मैं देख के बताता हूँ। फिर निकाला मैंने जर्नल, ऐसा, अरे 36,000 ट्रांजेक्शन तो ऐसा होगा ही ना। तो 36,000 ट्रांजेक्शन ऐसा वो बड़ा, जैसे डिक्शनरी जैसा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो एक एक पेज पलट के ढूंढ रहा हूँ मैं, किधर गया इसका नाम, शर्मा जी कस्टमर है फॉर एग्जांपल, शर्मा जी का नाम किधर है, शर्मा जी का नाम किधर है, शर्मा जी का नाम। तो शर्मा जी के साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ, कितने का मैंने सेल्स किया, कितने पैसे आए, कितने बाकी है। जब तक मैं 36,000 ट्रांजेक्शन का बुक चेक करूंगा, शर्मा जी घर पे पहुंच जाएंगे, शर्मा जी बोलेंगे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतना बुक चेक करो। तो जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन हमारा पर्पस फुलफिल नहीं हुआ है। हमारा जो कस्टमर आ रहा है, लक्ष्मी आ रही थी, लक्ष्मी आई थी दरवाजे पे, लेकिन लक्ष्मी अंदर आ ना सकी क्योंकि आपको पता ही नहीं कि एग्जैक्टली उनसे पैसे कितने लेने हैं। और वो हमें आंसर जर्नल में मिल भी नहीं रहा क्योंकि बहुत बड़ा बुक हो गया। तो उसका आंसर कहाँ से लाए? उसका आंसर लाने के लिए और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है लेजर। अब ये लेजर क्या होता है? लेजर मतलब वी कैन से ये होते हैं अकाउंट्स। लेजर मतलब एक टाइप से ये होता है अकाउंट। ठीक है, अकाउंट मतलब क्या? देखो बच्चों, मेरे ऐसे मतलब शर्मा जी जैसे 500 कस्टमर है, ठीक है ना, टोटल कस्टमर का बेस है मेरा 500। तो मुझे एग्जैक्टली एक एक पर्सन, एक एक कस्टमर वाइज, पर्सन वाइज, या मैं मुझे देखना चाहता हूँ मैं एग्जैक्टली किससे कितना पैसा लेना है। या फिर अगर हम दूसरे साइड से सोचे, सप्लायर, सप्लायर अगर पैसे लेने आए तो मुझे तो पता होना चाहिए कि उसको देना कितना है। ठीक है ना? तो किसी पर्सन वाइज या फिर किसी चीज, मतलब थिंग वाइज, थिंग्स वाइज अगर आपको देखना है कि एग्जैक्टली पर्टिकुलर मेरे पास मेरा साल भर में परचेस कितना हुआ, साल भर का अपना टर्नओवर कितना हुआ, कारोबार कितना है, तो जो भी मैं देखना चाहता हूँ, तो ये पर्टिकुलर एक एक अकाउंट के बारे में, एक एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन अगर चाहिए, तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा लेजर। बच्चों, डायरीज, डायरी आज आज भी यूज होते हैं। अगर आप ग्रोसरी शॉप में वगैरह जाते होगे, आप जाओ वहां पे पूछो कि हमारा कितना बैलेंस है, तो आपको पूछेंगे, आप मतलब नाम तो उनको याद ही रहेगा, शर्मा जी, तो फटाफट से रजिस्टर ओपन करेंगे, एस मतलब वो होता है ना लेटर वाइज टेलीफोन डायरी जैसा, वहां पे वो देखेंगे एस, एस निकाला शर्मा जी,
वहां पे लिखा हुआ है शर्मा जी पेज नंबर 34 निकाला, 1 मिनट में आपको कैलकुलेट करके बता दिया शर्मा जी आपसे 6,700 रुपीज लेना है। इतना फास्ट बता दिया। हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि हमने जर्नल में जो इतने सारे ट्रांजैक्शन लिख के रखे थे उसको हमने पोस्ट कर दिया था, पोस्टिंग बोलते हैं इसे, पोस्टिंग। हमने पोस्ट कर दिया था अकाउंट वाइज और पर्सन वाइज। ठीक है, पर्सन वाइज हमने अलग अलग, मतलब ऐसा मान लो एक पेज पे एक पर्सन का, और वो पर्सन का अकाउंट मतलब उस पेज पे उसी पर्सन से रिलेटेड सब ट्रांजैक्शन लिखेंगे। ठीक है, उसी पर्सन से रिलेटेड सब ट्रांजैक्शन हम एक ही जगह पे लिख के रखेंगे। ये हो गई ना बात, ये हो गया लेजर। ठीक है, शर्मा जी एक पेज निकालो, शर्मा जी से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन है आपको एक जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, पांडे जी अगला पेज निकालो, पांडे जी से रिलेटेड हर ट्रांजैक्शन वहां पे मिल जाएगा, फिर वो पैसा देना हो, लेना हो, सेल किया हुआ जो भी है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं लेजर। नेक्स्ट, चलो लेजर भी बना लिया। अब हम अकाउंटिंग करना हमने डिसाइड ही किया है, तो हमने लेजर भी बना लिया। लेजर बनाने के बाद हुआ ऐसा कि 2 साल पहले की बात है बच्चों, मेरे शादी की बात चल रही थी। हाँ मतलब अभी शादी हो चुकी है, तब की बात बता रहा हूं। मेरी शादी चल ही रही थी, तो अ, लड़की वाले, सॉरी हम तो खुद लड़के वाले ना, लड़की वाले घर पे आते देखने के लिए, पूछते सर जी क्या चल रहा है आपका, बिजनेस कैसे चल रहा है। मैंने बोला बस सब सब कुछ अच्छा चल रहा है, भगवान की दया से बिजनेस अच्छा है। किसी ने मुझे पूछ लिया कि आपका साल भर का टर्नओवर कितना है, आपका साल भर का पूरा सेल कितना है। पहला मैं तो सोचने लगा, इसका तो मेरे पास आंसर ही नहीं था। देखो मैंने जर्नल बना लिया, जर्नल में तो सब कुछ लिखा है, उसमें ढूंढना पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने लेजर बना लिया, मतलब हर एक चीज का अलग अलग अकाउंट बना लिया, तो उसमें भी ढूंढना पॉसिबल नहीं है। सेल्स का मैंने एक अकाउंट बनाया, लेकिन उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन है ना, तो मुझे समराइज फिगर चाहिए कि साल भर का सेल कितना। फिर मेरे मन में ख्याल आया, आज उन्होंने सेल्स पूछा है, टर्नओवर पूछा है, मुझे परचेस भी तो पता होना चाहिए। तो ये सब सोच के मैंने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस होता क्या है? ट्रायल बैलेंस इज समरी ऑफ ऑल लेजर्स। मतलब हमने जितने भी साल भर में ये अकाउंट बनाए ना, उनकी समरी, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स और वी कैन से लेजर, जितने भी लेजर्स है उसकी समरी बना। ठीक है, ये हो जाएगा ट्रायल। मतलब अगर आप मुझे पूछो साल भर में परचेस कितना, मेरे पास आंसर है। साल भर में सेल्स कितना, मेरे पास आंसर है। आप जो भी पूछना चाहो मेरे पास आंसर है, क्योंकि मैंने उतना प्रिपरेशन करके रखा है, मुझे एग्जैक्ट फिगर पता है। मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया है जिसमें मैंने साल भर का टोटल लिख के रखा है, टोटल। अगर मुझे ढूंढना है कि मेरे जितने भी कस्टमर है एग्जैक्टली मुझे टोटल कस्टमर से लेना कितना पैसा है, पैसा लेना कितना बाकी है, वो भी मैं बता सकता हूँ। अगर आप मुझे पूछो कि साल भर के बाद मुझे सप्लायर्स का, टोटल सप्लायर का पैसा देना कितना बाकी है, वो भी मैं बता सकता हूँ। ये सब कुछ मुझे मुझे पता चल गया, ट्रायल बैलेंस बना के हैप्पी जिंदगी बन गई, क्या बात है, मैं खुश हो गया, मेरे पास सब डेटा अवेलेबल है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, लड़की वाले तो चले गए। अगले जब लड़की वाले आए मुझे देखने, तो उनका सवाल यह था, अरे केके सर, अपना नाम है ना भाई केके, कुणाल कटारिया, यस। तो उन्होंने पूछ लिया केके जी आप कमाते कितना हो, आप कमाते कितना। एकदम दुखती नस पे हाथ रख दिया उन्होंने किसी की, मतलब लड़के की कमाई और लड़की की उम्र पूछना, मतलब थोड़ा हर्ट होता है ना। सो मुझे भी ऐसा ही हुआ थोड़ा सा, उन्होंने पूछ लिया कि आप कमाते कितना। अब सवाल ये आया, बताने में कोई दिक्कत तो नहीं, बताना तो चाहिए, तो उनका भी हक बनता है, अगर लड़की देनी है तो पूछेंगे ना भाई कितना कमाते हैं। लेकिन मैं कमाई ढूंढू कहां से? मैंने ट्रांजेक्शन बहुत सारे किए, वो मैंने रिकॉर्ड भी कर लिए जर्नल में, उसका मैंने अकाउंट भी बना लिया और उसकी लिस्ट भी बना ली। लेकिन मेरे सवाल, ये जो सवाल है कि मेरा प्रॉफिट कितना है, इसका मुझे जवाब ही नहीं मिला। ये पूरे के पूरे अकाउंटिंग में कहीं पे जवाब नहीं मिला। इसलिए मुझे और एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, जिस स्टेप को बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स इज द लास्ट स्टेप, और ये फाइनल अकाउंट्स में प्रिपेयर किया जाता है। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नहीं बच्चों, मैं शॉर्टकट नहीं मार रहा हूं, अकाउंट ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना। आप बोलोगे सर अकाउंट्स का शॉर्टकट में लिख रहे हैं, अरे बच्चों
ऐसे ही स्टैंडर्डाइज है, मतलब ऐसे ही एग्जाम में भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली तीन चीजें बनाई जाती है फाइनल अकाउंट्स में, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब ये ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये तीनों में आता क्या है एग्जैक्टली बच्चों, हमें ये पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट में हम ये लिखते हैं कि एग्जैक्टली मैंने परचेस कितना किया, सेल्स कितना किया, साल भर में मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं उसे। तो मुझे पता चल जाएगा कि परचेस और सेल करके 100 रुपए की चीज अगर मैंने 150 में बेची है, ऐसे साल भर में अगर मैंने 10 लाख का परचेस किया और 15 लाख में सेल किया है, तो 5 लाख मेरा प्रॉफिट हुआ। लेकिन मेरे भाई 5 लाख रुपए प्रॉफिट तो हुआ परचेस और सेल का सोच के, बाकी भी तो खर्चे है बिजनेस में। अगर मैं सोचूं बिजनेस में, मतलब मेरा जो शॉप है, शॉप का रेंट है, जो स्टाफ है उनकी सैलरी है, मेंटेनेंस का खर्चा है, लाइट बिल है, क्या यार कितने खर्चे होते हैं बिजनेस में। एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, अकाउंटेंट का खर्चा है, बिजनेस मैनेज करना है भाई, एडवर्टीजमेंट तो बनता है, पब्लिसिटी जो भी किया हमने, चैरिटी वगैरह कुछ कर दिया, तो जो भी बिजनेस के लिए खर्चा किया, ये सब कुछ एक्सपेंसेस जाने के बाद अपने जेब में कितना गया, ये प्रॉफिट हमें ढूंढना है। उसके लिए दिया है दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली हमारा बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और हुआ तो कितना हुआ, ये सब कुछ हमें पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और लास्ट में बनाई जाती है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट देख के हमें पता चलता है एग्जैक्टली हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, मतलब हमारे पास प्रॉपर्टीज कितनी है और हमें हमारे ऊपर लोन कितना है। अगर आप बैंक में लोन देने जाओ तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा ना, अरे भाई आप कमाते कितना हो और आपके पास प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रॉपर्टी। क्योंकि अगर मेरे इनकम थोड़ा कम भी होगा लेकिन मेरे पास प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो शायद बैंक वाले सोचे ठीक है भाई इसको लोन दे देते, इसने नहीं भी भरा तो प्रॉपर्टी बेच के ही सही अपना पैसा मिल जाएगा। इसलिए बिजनेस में दो चीजें देखना जरूरी होता है, एक होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट या लॉस, और दूसरा होता है फाइनेंशियल पोजीशन मतलब मेरे पास प्रॉपर्टी कितना है और लाइबिलिटी कितना है, लोन कितना है मेरे सर के ऊपर। तो ये सब कुछ मुझे पता चल जाता है बैलेंस शीट से। तो दिस इज द लास्ट स्टेज, फाइनल अकाउंट, दिस इज द लास्ट स्टेज, ये होता है अकाउंटिंग साइकिल, ये है अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। अब ये अकाउंटिंग साइकिल में कुछ एक एक दो पॉइंट है जो मैंने अब तक कंसिडर नहीं किया, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। जर्नल, अगर मेरा मान लो बड़ा बिजनेस है, ठीक है, मतलब आप अगर साथ दो तो डेफिनेटली बड़ा ही हो जाएगा। तो अगर बड़ा बिजनेस है तो मेरे लिए एक बुक सफिशियंट नहीं रहेगा। एक बुक में मैं क्या क्या लिखूंगा यार, एक ही अकाउंटेंट को मैंने अगर अपॉइंट किया और एक ही बुक में एंट्री लिख रहे हैं तो मेरा काम नहीं बनेगा। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, मल्टीपल लोकेशन पे बिजनेस चलता है, मल्टीपल ऑफिस है, फैक्ट्रीज है, भगवान के दया से सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है। तो इतना सब कुछ होने के बाद एक बुक में अकाउंटिंग करना सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। इसलिए इसलिए जर्नल के लिए एक ऑप्शन है जिसका नाम है सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक्स। अब ये सब्सिडियरी बुक्स होता क्या है, बेसिकली एक बुक में सब कुछ ट्रांजैक्शन लिखना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हमने मल्टीपल पीपल्स में, मतलब मान लो मैंने 4 अकाउंटेंट अपॉइंट किए और चारों को काम बांट दिया अलग अलग, भाई तू परचेस का हिसाब रखना, तू सेल का देखना, तू बैंक के ट्रांजेक्शन देखना, ठीक है ना। एक पर्सन को बोल दिया कि भाई तू बाकी जो भी ट्रांजेक्शन है, बाकी किसी ने एंट्री नहीं किया तो तू कर लेना, बाकी खर्चे वगैरह तू देख लेना। तो मैंने क्या किया, बेसिकली काम बांट दिया, बराबर ना, जो भी वर्क था मैंने एलोकेट कर दिया मल्टीपल लोगों में, और उनके पास अलग अलग बुक दे दिए, भाई तू इसमें लिख, तू इसमें लिख, अलग अलग बुक दे दिया, और अलग अलग बुक में एंट्रीज हो रही है, इसे बोलते हैं सब्सिडी बुक्स। अकाउंटिंग ही करना है, वही ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करने हैं, लेकिन एक बुक में जर्नल में ना लिखते हुए मल्टीपल बुक्स में डिवाइड कर दिया, इसे बोलते हैं सब्सिडी बुक्स, ठीक है। इसके साथ साथ हम अब हम सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। बच्चों सिलेबस देखो अपना क्या है, सबसे पहले तो पॉइंट चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। यहाँ पे थ्योरी है, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन है ना बस, तो थ्योरी जरूरी है, और बच्चों ये थ्योरी भी प्रैक्टिकल है। तो थ्योरी कैसे प्रैक्टिकल हो सकती है, मतलब हम नहीं, मतलब एडे में निकालोगे, आप कुछ भी बोलोगे और हम मान जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। अरे नहीं बच्चों, मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि थ्योरी है, लेकिन ये थ्योरी हमें आगे कंसेप्चुअल थ्योरी है, तो ये आगे प्रैक्टिकल में काम में आने वाली है, समझ रहे हो मेरी बात। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये काम में आएगा, ये कंसेप्ट काम में आएगा, ऐसी वाली थ्योरी है। सेकंड वाला मीनिंग, सेकंड वाला चैप्टर जो है मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग बच्चों, मैंने आपको सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग बताया, अभी अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शन हमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करके रखने हैं, ठीक है ना। तो ये जो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग है इसे ही बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम।
डबल एंट्री सिस्टम मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हो गए बिजनेस में वो हम डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है सब कुछ देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बस नाम बता के रखा आपको। डबल एंट्री सिस्टम ऐसा एक सिस्टम होता है जिसका यूज करके हम ट्रांजैक्शन अच्छे से लिख के रखते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो ये डबल एंट्री सिस्टम सिखाया जाएगा हमें चैप्टर नंबर 2 में, मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे बढ़े जर्नल। अरे जर्नल तो मैंने बताया ना आपको, ट्रांजैक्शन जहां पे रिकॉर्ड करके रखते हैं ये है जर्नल। नेक्स्ट लेजर, ये भी हमने देखा, जो ट्रांजैक्शन हमें जर्नल में लिख के रखे हैं वो अकाउंट वाइज, पर्सन वाइज, थिंग्स वाइज, मतलब ऐसे अलग अलग पर्सन के अलग अलग अकाउंट्स हम बनाते हैं, इसे बोलते हैं लेजर। ठीक है, इसके बाद सब्सिडियरी बुक्स। अभी अभी मैंने आपको नाम बताया कि जर्नल एक बुक काफी नहीं होगा सब कुछ अकाउंटिंग लिखने के लिए, इसलिए हमने जो अकाउंटिंग का वर्क है वो हमने डिवाइड कर दिया मल्टीपल बुक्स में, तो ये हो गया सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, और उसके बाद ये 9th टॉपिक मैंने आपको जो बताया फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स ये 9th टॉपिक है जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आता है। ठीक है, सो हाफ सिलेबस तो हमने देख लिया, मतलब ओवरव्यू देखा रे, सिलेबस का आपने देखा, वो तो साल भर देखने वाले एक दिन में कैसे होगा। ठीक है, अब जो टॉपिक बचे उनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एग्जैक्टली ये क्या है बच्चों, देखो दो बुक होते हैं, एक होता है कैश बुक और दूसरा होता है पासबुक। कैश बुक मतलब क्या, अगर मेरे बैंक के साथ कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं तो मैं वो खुद भी लिख के रखूंगा। मतलब मान लो अगर मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो मैं लिख के रखूंगा ना कि मैंने इतने इतने डिपॉजिट किए, बैंक में से इतने विड्रॉ किए, मैं भी तो रिकॉर्ड मेंटेन रखूंगा। तो हम जिस बुक में रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं उसे बोलते हैं कैश बुक। ठीक है, और पासबुक तो आपको पता होगा बच्चों, अगर आपका अकाउंट होगा, आपका नहीं तो आपके पेरेंट्स का अकाउंट होगा, आप तो माइनर हो, माइनर अकाउंट भी होता है, लेकिन अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली पेरेंट्स का अकाउंट होगा, तो पेरेंट्स का जहां पे अकाउंट है उनको एक पासबुक मिला होगा बैंक से। आज देख लेना, पापा से बोलना, मम्मी से बोलना मुझे आपका पासबुक दिखाओ, सर ने बोला देखने के लिए। ठीक है, और बैलेंस कितना है उसे मुझे बता, किसी को बताने का नहीं। ओके, अपार्ट फ्रॉम जोक, मैं बात कर रहा था बैंक की। तो बैंक में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए बैंक हमें एक पासबुक देती है। ठीक है ना, जिसमें सब ट्रांजेक्शन लिखे होते हैं कि आपने कितने पैसे डिपॉजिट किए, कितने पैसे विड्रॉ किए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे हिसाब से बैंक में जितना बैलेंस है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बैंक में 50,000 है, और बैंक वाले बोल रहे हैं नहीं नहीं सर जी आपका तो बैंक में सिर्फ 40,000 है, 50,000 है ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कैश बुक और पासबुक इन दोनों में हो जाता है झगड़ा। ठीक है, इन दोनों में हो जाता है झगड़ा, और अगर ये झगड़ा सॉल्व करना है तो हमें करना पड़ेगा एक ये टॉपिक तगड़ा, जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस जब मैच नहीं होगा तो ये सॉल्व करने के लिए टॉपिक बनाए बीआरएस, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मतलब क्या बच्चों, सीधा सा एग्जांपल आपको पूछता हूँ, आप मुझे आंसर देना। आपने 25 लाख रुपीस की कार खरीदी, मतलब मैं जब भी आपने बोलता हूँ, आपने मतलब आपके पेरेंट्स की बात होती है, आप इतनी बड़ी मत लेना। अभी 25 लाख की कार आपने खरीद ली, इस चीज को 1 साल हो गया, 1 साल पहले आपने खरीदा, आज आपको वो बेचना है। मुझे आपसे आंसर चाहिए बच्चों, आप कितने में बेचोगे? 15 lakh. 15 लाख। चलो एक आंसर आया 15 लाख, और कोई आंसर देने वाला? चलो बढ़िया, सब लोग सहमत है आपसे, आप 15 लाख में बेचोगे। क्यों रे भाई, 25 लाख की कार 15 लाख में क्यों? क्योंकि आपने 1 साल वो यूज की है, बराबर। तो एसेट का जैसे हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन, एसेट की वैल्यू कम होना। ठीक है, तो हम ये डिप्रिसिएशन टॉपिक में रखेंगे कि एसेट की वैल्यू कैसे कैसे कम होती है। नेक्स्ट बच्चों, ऐसा बोला जाता है कि इंसान गलतियों का एक पुतला है। ठीक है, अगर हम गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जो चुकतो तो मानुस, जो चुकत नहीं तो देव मानुस। हम तो देव मानुस नहीं, हम मानुस है, हम तो गलतियां करेंगे, लेकिन हाँ गलती करना बुरी बात नहीं है, गलतियां सुधारना, मतलब गलतियां कर दो तो ठीक है, लेकिन गलतियां सुधारना सीखना जरूरी है। गलती अगर हो जाए तो रिपीट ना हो, हम कैसे वो गलतियों से सीखे। सो गलतियां सुधारना, दैट इज आपके जो भी एरर्स हुए हैं उनको रेक्टिफाई करना, बोले तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अकाउंटिंग में बच्चों बड़े बड़े अकाउंटिंग में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, और इसी अकाउंटिंग इसी गलतियों को सुधारने के लिए टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, गलतियां सुधारना। ठीक है, लास्ट टॉपिक है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा होता है कि डबल एंट्री सिस्टम, तो नॉर्मली पूरी दुनिया में आजकल डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है, लेकिन लेकिन अगर सिंगल एंट्री सिस्टम, ये एक अकाउंटिंग का टाइप है
वो सिस्टम से यूज करके अगर हमने अकाउंटिंग किया है तो कैसे प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट किया जाएगा, सिंगल एंट्री सिस्टम का यूज करके प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये हमें इस टॉपिक में देखना है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। 45 मिनट्स लिए मैंने आपके अभी धीरे धीरे टाइम बढ़ा के, ज्यादा हेवी लेक्चर नहीं होगा, बस ऐसे ही एंजॉय करेंगे साथ में, ये लेक्चर नहीं पूरे साल भर ऐसे एंजॉय करना है। स्टे ट्यून्ड टू केकेसीए। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।